हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइस अपना जो लेसन चल रहा है मक्का, अपन ने पहली क्लास ले लिया, आज अपनी सेकंड क्लास है। आज अपन मक्का कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस अपन ने पढ़ लिया था 20 दर तक, अपन ने कंप्लीट कर लिया था। 20 दर क्या होती है, संकुल की क्या होती है, संकर की क्या होती है, वो अपन ने सभी 20 दर देख ली थी। चारे वाली फसलों क्या होती है। आज अपन पढ़ेंगे गाइस मक्का। तो मक्का हम पढ़ेंगे गाइस, आज अपन मक्का का वर्गीकरण, मक्का कितने प्रकार की होती है, कौन सी मक्का भारत के अंदर उगाई जाती है और कौन सी नहीं उगाई जाती। तो आगे अपना पॉइंट आता है मक्का का वर्गीकरण। तो भाई मक्का के वर्गीकरण में पढ़ते हैं। तो बात करूं मैं, भारत के अंदर जो उगाई जाने वाली मक्का है उसको बॉटनिकल नेम क्या होता है और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में तो बोलते हैं फ्लेंट मक्का, बॉटनिकल नेम है जियामेज इंडुरेटा। और बात कर भारत में उगाई जाने वाली मक्का है तो इंग्लिश नेम तो है फ्लंट फ्लिंट मेज। इसका बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज इंडुरेटा। और यह जो मक्का है गाइस, यह भारत के अंदर उगाई जाती है, भारत में उगाई जाती है। तो फ्लिंट जो मक्का है जिया में जिंडुरेटा है, यह भारत में उगाई जाती है। अगली मक्का आती है, उसका नाम है डेंट मक्का, डेंट मेज। डेंट मेज का बॉटनिकल नेम है जिया मेज इंडुटेटा, जिया मेज इंडुटेटा। जो गाइस डेंट मेज जो है, जिया मेज इंडुटेटा जो है, ये गाइस अमेरिका के अंदर उगाई जाती है, अमेरिका में उगाई जाती है, उगाई जाती है। अगली आती है गाइस मीठी मक्का, जिसे अपन स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं, स्वीट मेज, स्वीट मेज। स्वीट मेज का नाम है, बॉटनिकल नेम है जिया मेज सेकेरेटा, जिया मेज सेकेरेटा, सेकेरेटा। या बात करें रुगोसा, रुगोसा, जीएमए सेक्यूरेटा। या जीठेपन का कारण क्या होता है, इस मक्का के अंदर एस एस जीन पाई जाती है, जिसके कारण ये मीठी होती है। तो मीठेपन का कारण, मीठेपन का कारण, मीठेपन का कारण होता है वो एच एस जीन होती है, इसके कारण ये मक्का मीठी होती है। इसलिए बोलते हैं जीएमएस सेक्यूरेटा या रुगोसा, ये की नाम है। जीएमएस सेक्यूरेटा भी आ सकती है, जीएमएस रुगोसा के नाम से भी आ सकती है। वो होती है गाइस मीठी मक्का, जिसे अपन स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं, स्वीट कॉर्न जिसे। अब बात करते हैं सबसे पुरानी मक्का की, सबसे प्राचीन मक्का कौन सी है। तो प्राचीन मक्का का बॉटनिकल नेम है गाइस पॉडकॉर्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है जीएमएस टूनिकेटा। तो पॉडकॉर्न की बात करें, पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न का वैज्ञानिक नाम है जियामेज टूनिकेटा, जियामेज टूनिकेटा जो है यह है प्राचीन मक्का, प्राचीन मक्का। तो ये जीएमएच टूनिकेटा जो है यह एक प्राचीन मक्का है, इसका इंग्लिश नेम है पॉडकॉर्न। अब बात करते हैं पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्का है, तो उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्का है, उसका बॉटनिकल नेम है जियामेज एबेरेटा, जियामेज एबरेटा। और गाइस इससे क्या होता है, पॉपकॉर्न बनाई जाती है, पॉपकॉर्न बनाई जाती है, बनाई जाती है। और गाइस बात करूं मैं पॉपकॉर्न बनाते समय उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं मक्का की, जिससे कि पॉपकॉर्न बनती है। तो उसका तापमान रखा जाता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मक्का पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। तो तापमान होता है, तापमान वो होता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड पॉपकॉर्न बनाने के लिए, पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो गाइस मक्का को 173 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो वह मक्का है, मक्का के दाने हैं, वह पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए तापमान रखते हैं गाइस। पूछा जाता है, कई एग्जाम के अंदर पूछते हैं
मक्का के दाने से पॉपकॉर्न बनाने के लिए कितना टेम्परेचर होता है, तो वो होता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मक्का को उबाला जाता है, जो उसके बाद में फिर मक्का के दाने हैं वो पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस ये मक्का। अगली मक्का आती है गाइस बैक्स कॉर्न। बैक्स कॉर्न। तो बैक्स कॉर्न का बॉटनिकल नेम है जियामेज। जियामेज सेरेटेनिकुलेटा। जियामेज सेरेटेनिकुलेटा इसका बॉटनिकल नेम होता है। और गाइस ये है जो मक्का है यह मुख्यतः चीन के अंदर उगाई जाती है। मुख्यतः चीन में उगाई जाती है। उगाई जाती है। और गाइस इस जो मक्का का उपयोग किया जाता है, इस मक्का का बैक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बैक्स उपयोग में लाई जाती है। बैक्स के उपयोग आगे बात करता हूं मैं गाइस। सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न नामक जो मक्का है उसका बॉटनिकल नेम है जियामेज। जियामेज एमाइलेसिया। एमाइलेसिया। सॉफ्ट कॉर्न जो मक्का है उसका बॉटनिकल नेम होता है जियामेज एमाइलेसिया। और इसके अंदर एमाइलेज 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 तथा एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज पाया जाता है इसके अंदर 87% एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जियामेज एमाइलोसिया के अंदर। और बात करो एमाइलोपेक्टिन। 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 तो गाइस इसके अंदर एमाइलोपेक्टिन पाई जाती है 22%, तो इसके अंदर एमाइलोपेक्टिन पाई जाती है। और 87% एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सी मक्का के अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है गाइस सॉफ्ट कॉर्न के अंदर जियामेज एमाइलेसिस। जियामेज एमाइलेसिया इसके अंदर एमाइलेज 87%, एमाइलोपेक्टिन 22% पाई जाती है। तो गाइस मक्का का वर्गीकरण तो ये था। मक्का अपन ने देख ली थी कई प्रकार की होती है। भारत में कौन सी उगाई जाती है, विदेश में कौन सी उगाई जाती है, अमेरिका में कौन सी उगाई जाती है, चीन के अंदर कौन सी उगाई जाती है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए कौन सी है। तो गाइस ये सभी अपन ने मक्का देख ली थी। अब आगे गाइस इसमें बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनता है इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है इससे। तो क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्वेश्चन कैसा बनता है यहां से। निम्न में से किस मक्का का उपयोग नाश्ता तथा कौन सी मक्का सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है। तो गाइस क्वेश्चन बनता है इस प्रकार कुछ। निम्न में से किस मक्का का उपयोग नाश्ते के रूप में काम में लिया जाता है और कौन सी मक्का सबसे पुरानी मक्का है। तो गाइस इसके अंदर कुछ ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन किस प्रकार के हैं, तो ऑप्शन है एंडुरेटा एंड टूनिकेटा, एबरेटा एंड इंडुरेटा, एबरेटा एंड टूनिकेटा, और चौथा ऑप्शन नन। नन ऑफ दीज। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसा है, निम्न में से कौन सी मक्का का उपयोग नाश्ते के लिए किया जाता है और कौन सी मक्का सबसे पुरानी है। तो गाइस अपन ने अभी जस्ट पढ़ी है। नाश्ते के लिए अपन बात करते तो पॉपकॉर्न की बात करें, पॉपकॉर्न का उपयोग नाश्ते के लिए किया जाता है। तो पॉपकॉर्न जो मक्का है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, जियामेज एबेरेटा। तो यहाँ देख लो एबेरेटा कहाँ पे है शुरुआत में, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे एबेरेटा है एक इसमें। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, फर्स्ट और फोर्थ तो होंगे ही नहीं। अब बात करते हैं कौन सी मक्का सबसे पुरानी है। तो गाइस मैंने अभी बताई थी प्राचीनतम मक्का कौन सी है,
तो जियामिस टूनिकेटा जो है वो प्राचीनतम मक्का है। तो टूनिकेटा जिसमें आ रहा है वो आंसर जाएगा। तो इसका आंसर है एवेरेटा एंड टूनिकेटा। नाश्ते के लिए एवेरेटा का उपयोग किया जाता है, प्राचीनतम मक्का है टूनिकेटा। तो गाइस कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो अगला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं उर्वरक। जैव उर्वरक कौन सा है, जैव उर्वरक के बारे में देखेंगे गाइस इसके अंदर। अगला पॉइंट आता है इसमें जैव उर्वरक। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर जैव उर्वरक। तो मक्का के अंदर जो जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एजिटोबैक्टर नामक जैव उर्वरक है, वो उपयोग किया जाता है एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर नामक मक्का जैव उर्वरक का उपयोग नामक जो और जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है, इसका उपयोग मक्का के अंदर किया जाता है। और बात करते हैं गाइस मक्का के एक हेक्टेयर के अंदर कितने पौधों की कितनी संख्या होती है, पौधों की संख्या कितनी होती है। तो बात करें मक्का में पौधों की संख्या, तो मक्का में पौधों की संख्या की बात करते हैं तो वो संख्या होती है 66,666, 66,666 प्रति हेक्टेयर पौधा। तो एक हेक्टेयर के अंदर 66,666 मक्का के पौधे उगाए जाते हैं। ये मक्का के पौधों की संख्या होती है एक हेक्टेयर के अंदर। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है आर इंटू पी। आर इंटू पी होती है 60 से 40 बटे 40 से 60 इंटू 20 से 30 सेंटीमीटर। रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, या तो अपन रखते हैं 60 से 40 सेंटीमीटर रो से रो की दूरी, या अपन रख सकते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर रो से रो की दूरी इंटू प्लांट से प्लांट की दूरी। तो ये होती है आर इंटू पी। 60 से 40 सेंटीमीटर या 40 से 60 सेंटीमीटर इंटू 20 से 30 सेंटीमीटर रो से रो, प्लांट कतार से कतार की दूरी एंड पौधे से पौधे की दूरी, ये रखी जाती है मक्का के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर उर्वरक की, कौन कौन से उर्वरक दिए जाते हैं। तो बात करते हैं उर्वरक। तो उर्वरकों में बात करते हैं, उर्वरकों में दिए जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन की जो मात्रा दी जाती है वो दी जाती है 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो फॉस्फोरस की मात्रा दी जाती है वो दी जाती है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो पोटास की मात्रा दी जाती है वो दी जाती है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ये मात्रा देते हैं उर्वरक। नाइट्रोजन देते हैं 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस देते हैं 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास देते हैं 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का के अंदर ये उर्वरक दिए जाते हैं एनपीके। अब इसमें देते कैसे, आधा नाइट्रोजन, आधा तो नाइट्रोजन प्लस पूरा फॉस्फोरस प्लस पूरा पोटेशियम, वो तो दिया जाता है बेसल डोज के रूप में। बेसल डोज के रूप में, बेसल डोज क्या है, बुवाई से पूर्व दिए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा, उन्हें बोलते हैं बेसल डोज। तो ये तो दिए जाते हैं बेसल डोज के रूप में। आगे अपन बात करते हैं आधा जो बचा अपना नाइट्रोजन है, आधा नाइट्रोजन ये दिया जाता है टेस्लिंग अवस्था में। टेस्लिंग अवस्था के अंदर, टेस्लिंग अवस्था कब आती है, जब नर भाग का आना, नर भाग का विकसित होना टेस्लिंग अवस्था कहलाती है। टेस्लिंग अवस्था के अंदर आधा नाइट्रोजन दिया जाता है, और आधा नाइट्रोजन तो पहले दे देते हैं बेसल डोज के रूप में। आधा नाइट्रोजन टेस्लिंग अवस्था में देते हैं। जब नर भाग उत्पन्न होते हैं, नर भाग निकलता है, तो अपन आधा नाइट्रोजन दे देते हैं। तो ये तो हो गई गाइस उर्वरक की बात है। उर्वरक ऐसे दिया जाता है, एनपीके की मात्रा कितनी कितनी रखी जाती है, ये अपने को इंपॉर्टेंट है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन कितना दिया जाता है, फॉस्फोरस कितना दिया जाता है, पोटास कितना दिया जाता है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। ये तो अपने उर्वरक की बात कर ली। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवार प्रबंधन, कौन कौन से खरपतवार नाशी हैं जिन किससे अपन खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं गाइस खरपतवार प्रबंधन, तो अभी देखते हैं। तो गाइस अगला पॉइंट आता अपना खरपतवार प्रबंधन।
खरपतवार प्रबंधन कौन से दिए जाते हैं? एट्राजीन, एट्राजीन, एलाक्लोर और सीमाजीन। तो ये जो खरपतवार दिए जाते हैं ये सभी पीई अवस्था में दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था गाइस, खरपतवार जब पढ़ाया था, पीपीआई, पीई और पीओई। पीई का मतलब है बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले दिए जाने वाले खरपतवार नाशी। बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले ये जो खरपतवार नाशी है, मुख्यतः अगर बात करते हैं इसके अंदर, अगर ऑप्शन में तीनों है तो आंसर जाएगा अपना एट्राजीन। अगर ऑप्शन में सभी नहीं है तो एट्राजीन जाएगा। किसी एक को पूछा जाए, मुख्यतः एट्राजीन का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन के अंदर अगर सभी है तो आंसर जाएगा सभी। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये तीन दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन कोई और है तो वहां आंसर जाएगा एट्राजीन। मुख्यतः एट्राजीन का उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है बुवाई के अंक। पीई का मतलब है बुवाई के बाद, बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले। तो गाइस ये खरपतवार दिए जाते हैं, खरपतवार नाशी दिए जाते हैं मक्का के अंदर। एट्राजीन, सीमाजीन, एट्राजीन, सीमाजीन, एलाक्लोर ये दिए जाते हैं बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले मुख्यतः दिया जाता है। गाइस आता है इसके अंदर सिंचाई। सिंचाई कौन कौन सी है तो बात करते हैं मक्का के अंदर सिंचाई की क्रिटिकल जो स्टेज है, क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था कौन सी है मक्का के अंदर तो वो है गाइस टैसलिंग। टैसलिंग अवस्था जो मानी जाती है वो क्रांतिक अवस्था मानी जाती है मक्का की। तो बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई तो सिंचाई जो दी जाती है मक्का की जो क्रांतिक अवस्था है, क्रांतिक अवस्था, तो क्रांतिक अवस्था है वो है टैसलिंग। टैसलिंग अवस्था के अंदर मक्का में सिंचाई की जाती है। अगर अपने पास एक सिंचाई उपलब्ध होती हो है, एक सिंचाई उपलब्ध में है, एक सिंचाई दे सकते हैं तो अपन उसको टैसलिंग अवस्था में सिंचाई देंगे। एक सिंचाई, एक सिंचाई होने पर अपन सिंचाई जो करते हैं वो करते हैं टैसलिंग अवस्था में, टैसलिंग में। लेकिन अपने पास दो सिंचाई उपलब्ध है तो अपन कब कब करेंगे तो पहली सिंचाई तो अपन टैसलिंग अवस्था में करेंगे, दूसरी सिंचाई अपन सिल्किंग अवस्था में करेंगे। तो दो सिंचाई अगर अपने पास उपलब्ध है, दो सिंचाई होने पर, सिंचाई होने पर, तो दो सिंचाई अपने पास है तो अपन कौन कौन सी अवस्था में देंगे तो पहली सिंचाई तो अपन टैसलिंग अवस्था के अंदर ही देंगे, टैसलिंग के अंदर। एंड दूसरी सिंचाई अपन देंगे सिल्किंग अवस्था के अंदर। सिल्किंग अवस्था के अंदर अपन दूसरी सिंचाई देंगे, पहली अपन देंगे टैसलिंग अवस्था के अंदर। तो गाइस इसके अंदर ये सिंचाई की अवस्था है। पहली क्रिटिकल कंडीशन की बात करते हैं, क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं तो क्रिटिकल क्रांतिक अवस्था जो है सिंचाई की वो है टैसलिंग। मक्का के अंदर टैसलिंग है। और अपन बात करते हैं बाजरे के अंदर, बाजरे के अंदर मैंने आपको बताई थी। अपन बात करते हैं गेहूं के अंदर, गेहूं के अंदर है CRI स्टेज। धान के अंदर होती है बूटिंग अवस्था। तो ये सब क्रांतिक अवस्था है। इन चीजों के अपने बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट की बात करते हैं अपन किस्मों की। किस्मों को देख लेते हैं गाइस। तो किस्में कौन कौन सी है, मक्का की किस्में इंपोर्टेंट है और अपने को पता भी होना चाहिए। तो मक्का की किस्में देखते हैं। तो बात करते हैं किस्मों की। किस्में तो मक्का के अंदर किस्में पाई जाती तो अपन बात करते हैं मीठी मक्का की किस्में कौन सी है, मीठी किस्में। तो मीठी किस्मों की बात करते हैं तो मीठी किस्में सुगरी 75, सुगरी 75, माधुरी और प्रिया। किस्में कौन कौन सी है मीठी मक्का की, सुगरी 75, माधुरी, प्रिया। सुगरी 75, माधुरी और प्रिया ये जो किस्म है ये मीठी मक्का की किस्म है। अब बात करते हैं चारे वाली मक्का की किस्में कौन कौन सी है। चारे वाली मक्का, चारे वाली मक्का किस्म है अमेरिकन टाल, अमेरिकन टाल, टाल और एक है प्रताप मक्का 6।
प्रताप मक्का 6। तो ये जो है चारे वाली किस्म है, अमेरिकन टाल प्रताप मक्का 6, और मीठी किस्म सुगरी 75 माधुरी और प्रिया, ये मीठी मक्का किस्म है। सफेद दाने वाली मक्का किस्म, तो सफेद दाने वाली किस्म है गंगा 4, गंगा 4, माही ध्वल, गंगा ध्वल, और एक है हाई स्टार्च। तो सफेद दाने वाली किस्म कौन कौन सी है? गंगा 4, माही ध्वल, हाई स्टार्च, ये किस्म है, ये सफेद दाने होते हैं इनके अंदर। अब बात करते हैं मीठी किस्म, सुगरी 75, माधुरी प्रिया। बात करें चारे वाले, अमेरिकन टाल प्रताप 6, प्रताप मक्का 6, और बात करें सफेद दाने वाली गंगा 4, माही ध्वल, हाई स्टार। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ अन्य किस्में भी हैं। अन्य किस्में कौन कौन सी हैं? तो अन्य किस्में है डेक्कन, डेक्कन 103, गंगा 4, और माही कंचन, अरावली। तो इसके अंदर अपने किस्म ध्यान रखनी है, मीठी किस्म सुगरी 75 माधुरी प्रिया, ये मीठी किस्म है। चारे वाली किस्मों की बात करते हैं, अमेरिकन अमेरिकन टाल प्रताप मक्का 6। बात करते हैं सफेद दाने वाली गंगा 4, माही ध्वल, हाई स्टार्च, ये जो है चार सफेद दाने वाली है। अन्य किस्मों की बात करते हैं, डेक्कन 103, गंगा 4, माही कंचन और अरावली, ये जो किस्म है ये अन्य किस्म है। अब बात करते हैं इसके अंदर अगला पॉइंट आता है रोग। रोग कौन कौन से हैं? तो रोग के देख लेते हैं, इसके अंदर एक ही रोग पाया जाता है। तो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर रोग। रोग की बात करते हैं तो इसके अंदर एक रोग पाया जाता है, वो पाया जाता है डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू रोग है, यह फफूंद के थ्रू होता है, फफूंद द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है। फफूंद का नाम है स्क्लेरोफोरा, स्क्लेरो स्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा स्पीसीज। फफूंद का नाम है स्क्लेरोस्पोरा स्पीसीज, स्क्लेरोस्पोरा स्पीसीज फफूंद का नाम है। और रोग जो होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू, फफूंद के थ्रू होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके अंदर कीट की। कीट की बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कीट। तो इसके अंदर जो कीट लगता है वो लगता है तना छेदक, तना छेदक कीट इसके अंदर लगता है, तना छेदक। तो उस कीट का तना छेदक जो कीट है उसका नाम है चिलोपर्टेलस। चिलोपर्टेलस नामक जो कीट है वो क्या करता है, मक्का के अंदर डेड हर्ट की समस्या पैदा करता है। वो करता है डेड हर्ट, डेड हर्ट की समस्या समस्या करता है। मतलब क्या होता है डेड हर्ट का? मतलब कि मक्का का जो पौधा है उसको अंदर की तरफ से खा जाता है, तने को खोखला कर देता है, उसे बोलते हैं डेड हर्ट। तो मक्का के अंदर से खोखला कर देगा, इसके कारण क्या होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी, उसके कारण पौधा नीचे गिर जाएगा जमीन के अंदर। तो गाइस इस वजह से अपने कौन सा कीट लगता है, तना छेदक। नाम है चिलोपर्टेलस, नाम इसका है, ऐसा ही नाम है, अजीब सा कुछ, अपने को याद रखना है। चिलोपर्टेलस नाम है, डेड हर्ट की समस्या करता है। तो ये तो अंदर इसके अंदर कीट लगता है, ये इसके अंदर रोग होता है। अगला बात करते हैं इसके अंदर पॉपिंग। पॉपिंग जो है गाइस, पॉपिंग है पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, और पॉपिंग एक रोग भी होता है जो मूंगफली के अंदर होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। पॉपिंग वहां किस थ्रू पूछा जा रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। पॉपिंग रोग की बात करें तो वो मूंगफली के अंदर होगा, और पॉपिंग क्रिया है, पॉपिंग क्रिया है पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, उसे बोलते हैं पॉपिंग। तो पॉपिंग पॉपिंग जो रोग है, पॉपिंग है, पॉपिंग रोग तो मूंगफली में होगा। पॉपिंग पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है, को पॉपिंग कहते हैं। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है।
और इसके लिए गाइस मैंने टेम्परेचर बताया, तो तापमान रखा जाता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है पॉपकॉर्न बनाने के लिए। 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पॉपकॉर्न बन के तैयार होती है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी उपज की, उपज कितनी होती है, तो बात कर लेते हैं उपज की। तो अगला पॉइंट आता है उपज। तो इसकी उपज क्या करते हैं, संकर किस्मों की, संकर किस्मों की उपज। तो संकर किस्मों की उपज होती है, वो होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर 40 से 50 क्विंटल उपज होती है संकर किस्मों की। बात करूं मैं संकुल किस्मों की, संकुल किस्मों की उपज, किस्मों की उपज वो होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संकुल संकुल किस्मों की उपज होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों की होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बात करें चारे वाली फसलों की, चारे वाली फसलों की उपज, फसलों की उपज, तो चारे वाली फसलों की उपज होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ये इसके अंदर उपज ध्यान रखनी, चारे वाली के लिए 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संकुल के लिए 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संकर के लिए 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये इसके अंदर उपज पाई जाती है। अब बात करते हैं गाइस, एक टर्म आती है, मक्का पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, का क्या ऊपर सबसे पहले प्रयोग 1957 के अंदर एआईसीआरपी ने किया था। एआईसीआरपी क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। मक्का पर, मक्का के ऊपर, मक्का के पौधों पर सबसे पहले प्रयोग, पहले प्रयोग 1957 में एआईसीआरपी ने किया। वो कब किया था, 1957 के अंदर मक्का पे सबसे पहले प्रयोग एआईसीआरपी ने किया। एआईसीआरपी की फुल फॉर्म है ऑल इंडियन कॉन्ट्रीब्यूट रिसर्च प्रोडक्शन। तो जो सबसे पहले मक्का के ऊपर प्रयोग किया गया वो 1957 के अंदर एआईसीआरपी ने किया था। एआईसीआरपी के फॉर्म में ऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्रोडक्ट, ऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्रोडक्ट, ये एक संस्था है, इसने सबसे पहले मक्का के ऊपर प्रयोग किया था 1957 के अंदर। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, अपन ने पूरी मक्का कंप्लीट कर लिए गाइज। तो बने रहे गाइज हमारे साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए। तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज लाते रहेंगे और हमेशा लाते हैं। तो गाइज ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि क्या होगा, आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। मिलेंगे अगली क्लास में कोई नई क्रॉप के साथ, अगली क्लास नई इंटरेस्टिंग क्रॉप के